हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। इस वीडियो में हम ECMAScript को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे इन वन वीडियो। और ये ECMAScript इन वन वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ECMAScript को बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक को कवर करेंगे और समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो फेमस हुआ, आजकल जावास्क्रिप्ट जो फेमस हुआ, वो उसका रीज़न है कि जो ECMA इंटरनेशनल ने जावास्क्रिप्ट को अपग्रेड किया, जिसको कि हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोलते हैं और उसको हम ECMAScript भी बोलते हैं। तो वो ECMAScript की वजह से जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस हुआ। तो उस ECMAScript को आज इस वीडियो में हम बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक देखेंगे। और ये ECMAScript को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट की फील्ड में आगे जाना है और जावास्क्रिप्ट की फील्ड में पैसा कमाना है तो ECMAScript को समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के बाद आपको ECMAScript पूरा समझ आ जाएगा और ECMAScript के लिए आपको किसी और वीडियो या किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक को समझाऊंगा और ECMAScript को पूरा कंप्लीट समझा दूंगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि दिस ECMAScript इन वन वीडियो इज ऑसम, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको फुल ट्यूटोरियल इन वन वीडियो पसंद आती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं ECMAScript को। So let's get started. सो गाइस, फाइनली मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। एक ECMAScript के बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, स्पेशली ES6 जो कि ECMAScript का 2015 का वर्जन है, उसको बोलते हैं ES6। वो मेजरली हम कवर करेंगे और उसके बाद आगे ES7 ES8 के भी थोड़े थोड़े टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट को अपने मशीन पर रन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा जिससे कि आप जावास्क्रिप्ट को अपने मशीन पर रन कर सके। तो सबसे पहले हमको Node.js इंस्टॉल करना होगा। Node.js इंस्टॉल करने के बाद हमको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना होगा, जहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है जहाँ पे कि हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे Node.js डाउनलोड और वहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक आएगा डाउनलोड Node.js। उसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शंस होंगे, विंडो इंस्टॉलर, मैक और सोर्स कोड। तो आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको Node.js को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, LTS और करंट। तो LTS को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र। तो ये जो LTS है वही रिकमेंडेड है आपको डाउनलोड करने के लिए, इसीलिए आप जो भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप Node.js को इंस्टॉल करें। मैं अभी फ़िलहाल विंडो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ इंस्टॉलर को क्लिक करूँगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आपको इंस्टॉल करना होगा। Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ये Node.js को डाउनलोड, यहाँ पे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड होगा, वो जो सेटअप डाउनलोड होगा उसको आपको रन इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। वो इंस्टॉल नेक्स्ट करके आपको सिंपल नेक्स्ट क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाए Node.js का, उसके बाद आपको यहाँ पे आके सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, विजुअल स्टूडियो कोड, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो अब इस पेज पे भी आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, विंडो, लिनक्स और मैक। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर डाउनलोड करना है और फिर आपके पीसी में उसको इंस्टॉल करना है। वंस आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाए उसके बाद ब्राउज़र को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप कोई भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हो। मैंने अभी जावास्क्रिप्ट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। आप आपके हिसाब से कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फाइल का एक बटन होगा, न्यू फाइल का। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका एक फ़ाइल ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे template_string.js। ये हमने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना दी। JS एक्सटेंशन से आपको फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसका मतलब है कि वो फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की। अब यहाँ पे अगर आपको टेस्ट करना है कि जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है कि नहीं, तो आप
कैसे करोगे, कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल के ऊपर एक जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। ओके, नाउ अब ये जावास्क्रिप्ट को पहले आप कंट्रोल एस करके सेव कर लें। अब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा, नोड और फिर फाइल का नेम टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉट जेएस। ओके, फाइल का नाम और फिर डॉट जेएस, तो नोड टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉट जेएस ये लिख के आप एंटर करोगे तो जावास्क्रिप्ट ये प्रिंट जो हमने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, तो वो कंसोल में प्रिंट हो गया जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, ये वाला जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। इसका मतलब ये है कि नोड जे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद जावास्क्रिप्ट अपने मशीन पे रन हो रहा है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ECMAScript की हिस्ट्री क्या है। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि नेटस्केप कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था जावास्क्रिप्ट को। उसके बाद नेटस्केप कंपनी ने 1997 में जावास्क्रिप्ट को एक दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर लिया, उसका नाम था ECMA इंटरनेशनल। और फिर आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ECMA इंटरनेशनल की थी कि उस जावास्क्रिप्ट को कैसे अपग्रेड करे, उसमें क्या न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करे। तो इसीलिए ये इसका नाम जो जावास्क्रिप्ट में आगे जो फंक्शनैलिटी ऐड हुई, जो फीचर्स आगे ऐड हुए, उसका नाम ECMAScript पड़ गया। मतलब कि ECMA इंटरनेशनल का ECMA और जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट, उन दोनों को मिला के ECMAScript नाम इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद ECMAScript ने जावास्क्रिप्ट के वर्जन को अपग्रेड करता रहा। लेकिन 2015 में जो अपग्रेड हुआ जावास्क्रिप्ट, जो कि है ECMAScript, एक्चुअली उसका नाम है ECMAScript क्योंकि वो ECMA इंटरनेशनल ने उसको अपग्रेड किया है। तो 2015 में जो वर्जन अपग्रेड हुआ, जो फंक्शनैलिटी ऐड हुई, वो बहुत ही मेजर चेंजेस हुआ। मतलब कि बहुत ही अच्छे फंक्शनैलिटीज, बहुत ही बड़े चेंजेस हुए और वो बहुत ही फेमस हुआ। ECMAScript 2015 वाला जो वर्जन था वो बहुत ही फेमस हुआ। और जो ECMAScript 2015 वाला जो वर्जन है वो 6th वर्जन है, इसीलिए उसको बोलते हैं ES6। 2015 में हुआ है मगर उसका वर्जन 6th है, इसीलिए उसका नाम है ES6। और 2015 में एक बड़ा डिसीजन लिया ECMA इंटरनेशनल ने कि अब से हर साल हम कोई ना कोई अपडेट जरूर लाएंगे। हर साल वो लोग कोई ना कोई अपडेट लाते हैं, लेकिन जो 2015 का जो अपडेट था वो बहुत ही मेजर था। मतलब कि आप बोल सकते हो कि उसमें बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे फंक्शनलिटीज ऐड हुए, इसीलिए वो वर्जन ये 6 वाला वर्जन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और आज इस वीडियो में हम मेजरली ये 6 को ही कवर करेंगे। तो उसमें हम टॉपिक्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। तो लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को समझाने के लिए मुझे आपको वेयर कीवर्ड भी एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंस है वो है फंक्शनल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप का। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एग्जैक्टली ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप में डिफरेंस है। और ये कॉन्स्ट, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप में आते हैं, और जो वेयर कीवर्ड है वो फंक्शन स्कोप में आता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि फंक्शनल स्कोप क्या है और ब्लॉक स्कोप क्या है, और वेयर और कॉन्स्ट, वेयर और लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वेयर ए इक्वल टू हातिम। तो मैं आपको फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप समझाऊं उसके पहले मैं वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन कर लूँ। तो यहाँ पे अगर हम console.log ए करेंगे तो लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है। सॉरी, सेव नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ हातिम। अब इसी सेम स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट। और अब हम अगर इस कमांड को रन करें तो भी आउटपुट सेम है। अब इसको कमेंट करें और लेट्स से ट्राई करें, कंट्रोल एस सेव, तो भी आउटपुट सेम ही है, हातिम, हातिम और हातिम, तीनों की इसमें आउटपुट सेम है। तो अब डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेयर ए है, यहाँ पे मैं लिखूँ कि ए इक्वल टू टेकरी। और अब अगर मैं आपको कंट्रोल एस सेव और आउटपुट हम देखें तो आउटपुट है टेकरी।
क्योंकि पहले मैंने वेरिएबल ए में डिफाइन किया हातिम और उसके बाद उस ए को अपडेट कर लिया टेकरी से, तो इसीलिए फाइनल जो आउटपुट है वो टेकरी है। अब हम कॉन्स्ट चेक करते हैं। कॉन्स्ट, अब कॉन्स्ट कीवर्ड से चेक करें तो कॉन्स्ट ए इक्वल टू हातिम और फिर ए के अंदर हम टेकरी को असाइन कर रहे हैं। कंट्रोल एस सेव, रन द कमांड। अब हमको एरर आया कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट ऑब्जेक्ट। उसका मतलब कि ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, हमने एक बार कॉन्स्ट कीवर्ड के वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन किया, उसके बाद उस वेरिएबल को हम आगे अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल है। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। एक बार आपने एक वैल्यू को असाइन कर लिया, उसके बाद वो वैल्यू फिक्स हो गई, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है वेर और कॉन्स्ट में कि कॉन्स्ट का जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, एक बार आपने असाइन कर दिया उसके बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। तो ये पहला डिफरेंस है कॉन्स्ट का। अब हम देखते हैं लेट के साथ। लेट ए इक्वल टू हातिम एंड देन ए इक्वल टू टेकरी। पहले हमने ए को हातिम असाइन किया और फिर ए को अपडेट करके टेकरी कर लिया। कंट्रोल इज सेव एंड रन द कमांड। तो अब यहाँ पे आउटपुट आया टेकरी। तो जब हम वेयर के साथ कर रहे थे तब भी वो ए की वैल्यू अपडेट हो रही थी और लेट के साथ कर रहे हैं तब भी ए की वैल्यू अपडेट हो रही है। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि फिर तो वेयर और लेट में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, जिसमें कि हम कवर करेंगे फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ये लेट हमने अभी कॉन्स्ट और वेयर लेट के बीच में डिफरेंस समझ लिया कि जो वेयर और लेट है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल है उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। एक बार आपने वैल्यू असाइन की उसके बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव टू द फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप। सबसे पहले ये फंक्शन और ब्लॉक स्कोप समझने के लिए मैं आपको एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन क्रिएट करने के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो फंक्शन सम ओके तो ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन सम। उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट प्लेस किया इस शो, जिसमें कि हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू, जिसमें कि हम बुलियन वैल्यू पास करेंगे। और फिर फंक्शन के ब्लॉक में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेर टाइप का वेरिएबल, जिसमें कि हमने हातिम को असाइन किया। उसके बाद इफ कंडीशन, इफ इज शो, और उस इफ के ब्लॉक में हमने console.log a किया और उसके बाद इफ ब्लॉक के बाद हमने वापस से console.log a किया, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये वेयर और लेट में क्या डिफरेंस है। तो अब लेट्स सी, अब इस प्रोग्राम को हम प्रिंट करें। सबसे पहले इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सम और ट्रू दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि हम इसके अंदर के चीज़ों को एक्सेस कर सके, क्योंकि अगर ये फॉल्स होगा, यहाँ पे अगर हम फॉल्स पास करेंगे तो इफ के अंदर वो जाएगा ही नहीं। ओके, सो कंट्रोल एस सेव एंड रन द प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे हातिम और हातिम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे भी हातिम प्रिंट किया और यहाँ पे भी हातिम प्रिंट किया। ये तो सिंपल है कि हमने वेरिएबल ए के अंदर जो कि वेयर टाइप है उसमें हातिम असाइन किया, उसके बाद हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, उस ए वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं किए, सिंपली दोनों एंड पे हम प्रिंट करा रहे हैं, console.log करा रहे हैं, तो हातिम हातिम आ रहा है। ये तो सिंपल आपको समझ आ रहा है। अब जो समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे हम वेर ए इक्वल टू टेकरी कर ले, अब कंट्रोल सेव करके प्रोग्राम को रन करें तो आउटपुट आ रहा है टेकरी और टेकरी। हालांकि ये बाहर हमने इस इफ ब्लॉक के बाहर हमने ए को असाइन किया है हातिम, और इस कंसोल में भी वो टेकरी ही प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे तो टेकरी प्रिंट कर रहा है, वो समझ आता है कि हमने इस इफ ब्लॉक के अंदर उस वेरिएबल ए की वैल्यू को टेकरी असाइन किया है, इसलिए यहाँ पे वो console.log a में टेकरी दे रहा है। लेकिन इफ ब्लॉक के बाहर भी वो टेकरी दे रहा है,
तो यही समझने वाली बात है कि ये जो वेयर कीवर्ड है ये ब्लॉक स्कोप से वर्क करता है। मतलब कि आपने वेयर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस सेम वेरिएबल को आप आगे किसी भी ब्लॉक में, किसी भी सब ब्लॉक में आप अपडेट कर रहे हो, तो वो अपडेट ऊपर वाले वेरिएबल में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये जो वेयर कीवर्ड है वो फंक्शन स्कोप के लॉजिक पे चलता है। इसीलिए ये जो वेरिएबल ए की वैल्यू हमने अंदर इफ ब्लॉक में अपडेट की, वो बाहर भी वो सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम समझते हैं इसको लेट कीवर्ड से। कॉन्स्ट कीवर्ड से तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड तो एक बार असाइन हो गया, उसके बाद वो अपडेट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ लेट और वेयर का है। तो अगर हम इसको चेंज करके लेट कर ले, लेट, और अब कंट्रोल सेव और प्रोग्राम को रन करें, तो आउटपुट है टेकरी और हातिम। तो यहाँ इस स्टेटमेंट पे वो टेकरी प्रिंट करना है और यहाँ पे वो हातिम प्रिंट कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेट कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे चलता है, कि मतलब कि यहाँ पे जो लेट ए है उसको हातिम असाइन किया है, और उसके अंदर जो ब्लॉक है, उसके अंदर ये जो इफ ब्लॉक है उसके अंदर भी हमने ए वेरिएबल को टेकरी असाइन किया। तो ये जो ए वेरिएबल है वो इस ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा, उसकी वैल्यू इस ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगी, और ये जो ए है उसकी वैल्यू इस ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगी। ये जो ब्लॉक है फंक्शन का, ये जो ब्लॉक है, क्योंकि हमने इस ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल डिक्लेयर किया है और असाइन की वैल्यू, तो वो इस ए की वैल्यू इस ब्लॉक में, आपको इस ब्लॉक में कहीं पे भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो वो हातिम वैल्यू प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है तो इसको कमेंट करें और उसके बाद कंट्रोल सेव करके उस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो वो दोनों तरफ हातिम देगा। दोनों स्टेटमेंट में वो हातिम प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये वेरिएबल ये पूरे ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हो हम उसको, मगर ये जो इनसाइड इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर ये जो स्टेटमेंट है इसको सिर्फ हम इफ ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वहाँ पे वो हातिम प्रिंट कर रहा है और ऊपर वाले स्टेटमेंट में वो टेकरी प्रिंट कर रहा है। तो यही डिफरेंस है वेयर और लेट में, कि वेयर कीवर्ड जो है वो फंक्शन स्कोप के कॉन्सेप्ट पे चलता है और जो लेट कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग को समझने के लिए पहले मैं आपको सिंपल समझाऊं कि हम console.log करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज और नेम, एज की वैल्यू 24 और नेम की वैल्यू हातिम टेकरी। अब यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना है कि माई नेम इज नेम एंड माई एज इज एज। मतलब कि जो माई नेम इज नेम, तो वो जो ये नेम का वेरिएबल है वो वहाँ पे रिप्लेस करना है, और एज की जगह ये एज वेरिएबल को रिप्लेस करना है। तो हमें इस स्टेटमेंट को क्रिएट करना है, तो हम कैसे करते हैं कि हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं, कॉन्केटिनेट करके हम इस स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सी कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। माई नेम इज, उसके बाद हमें वेरिएबल को यूज़ करना है, उसके लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे, फिर नेम, उसके बाद वापस प्लस, माई नेम इज हातिम टेकरी एंड माई एज इज प्लस एज, कंट्रोल सेव, और अब इसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये प्रिंट हुआ माई नेम इज हातिम टेकरी एंड माई एज इज 24। यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट को क्रिएट किया है, माई नेम इज, ये एक स्ट्रिंग है, उसके बाद ये प्लस सिंबल करके हम इस नेम को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट किया है, और उसके बाद वापस प्लस सिंबल को यूज करके हमने एक स्ट्रिंग के साथ उसको ऐड किया, और उसके बाद एंड में एज वेरिएबल को ऐड करने के लिए प्लस सिंबल लिख के एज वेरिएबल को प्लेस किया। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है कि हमको हर बार प्लस प्लस करके स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके पूरा स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए इस चीज़ को ईजी करने के लिए टेम्पलेट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए आपको अगर ये सेम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, तो पहले हम इस स्टेटमेंट को कमेंट कर लें। अब टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए आप एस्केप की के नीचे जो बटन है वो क्लिक करना होगा, जिससे कि ये सिंगल कोट जैसा एक सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, जो एस्केप की के नीचे है, एस्केप की के जस्ट नीचे, उसको क्लिक करना है, जिससे कि वो टेम्पलेट स्ट्रिंग क्रिएट होगा। अब टेम्पलेट स्ट्रिंग में बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपको ये प्लस प्लस करने की झंझट ही नहीं है। आप डायरेक्ट वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं सिर्फ $साइन को ऐड करके। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा।
तो अभी इस सेम स्टेटमेंट को हमें रिपीट करना है, तो हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर माई नेम इज और उसके बाद डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे माई नेम इज वेरिएबल नेम। एंड यहाँ पे आपको ना प्लस करने की झंझट है, ना उस दो स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने की झंझट है। वो सब, ये आपको जो भी वेरिएबल प्लेस करना है तो आपको डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉलर लिखना है और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो वेरिएबल को प्लेस कर देना। माई नेम इज नेम एंड माई एज इज एज, सॉरी, डॉलर कर्ली ब्रेसेस एज। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग लीटर का यूज करते हैं। कि स्ट्रिंग लीटर के लिए सबसे पहले तो एस्केप की के नीचे जो की है वो क्लिक करने से ये स्टेटमेंट, ये सिंबल क्रिएट होगा। तो इस सिंबल से ये पता चलता है जावास्क्रिप्ट को कि ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग में आप सिंपली डॉलर और कर्ली ब्रेसेस को यूज करके वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो लेट्स चेक, कंट्रोल सेव node.js, माई नेम इज हातिम टेकरी एंड माई एज इज 24। ये सेम स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट में वो बहुत ही लेंदी होता है कि आपको प्लस करना है, उसके बाद वेरिएबल को ऐड करना है, उसके बाद वापस प्लस, फिर स्ट्रिंग, फिर प्लस, फिर वापस वेरिएबल। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसको इजी करने के लिए टेम्पलेट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर जैसे कि मैंने आपको समझाया कि डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको वेरिएबल प्लेस करना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेरिएबल ही प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि 2 + 2 तो ये 4 प्रिंट करेगा। मतलब कि आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल तो प्लेस कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें एक्सप्रेशंस भी ऐड कर सकते हो। तो अगर हम इसको कंट्रोल सेव करके रन करें और चेक करें तो ये क्या है, माई नेम इज हातिम एंड माई एज इज 4। माई एज इज एक्चुअली नॉट 4, बट ये चेक करने के लिए 2 + 2, तो ये 4 परफेक्ट प्रिंट हो रहा है। मतलब कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो ये है टेम्पलेट स्ट्रिंग, जिसमें कि हम वेरिएबल को इजीली प्लेस कर सकते हैं और एक कस्टमाइज स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक खास बात ये भी है कि अगर आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ करके आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, इसको मैं कंट्रोल सेव करूँ और प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखो ये क्या हो रहा है, माई नेम इज हातिम एंड माई एज इज 4। उसके बाद वो इतनी स्पेस छोड़ दे रहा है, उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे जो स्पेस छोड़ी है तो वो स्पेस भी काउंट कर रहा है। अगर आप सेम चीज आप अगर यहाँ पे करोगे, इस स्टेटमेंट में करोगे, अगर आप यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कॉन्केटेनेट किया, एक स्ट्रिंग को बनाया, यहाँ पे आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये तो एरर ही दे रहा है। पहली बात तो ये तो बहुत बड़ा एरर दे रहा है। यहाँ पे अगर इसको ये कर दे और यहाँ पे कर दे, अब इसको हम चेक करें कि ये जो स्पेस हमने छोड़ी है यहाँ पे, तो क्या वो स्पेस एक्चुअल में प्रिंट करता है। तो लेट्स सी, नहीं, यहाँ पे तो वो बहुत ही चिपक गया, 24 के पास में ही चिपक गया पूरा। माई नेम इज हातिम एंड माई एज इज 24 और फिर हेलो वर्ल्ड। लेकिन इस केस में वो जो स्पेस हम रख रहे हैं वो एग्जैक्ट स्पेस भी वो प्रिंट कर रहा है। तो यही कमाल है टेम्पलेट स्ट्रिंग का। इसीलिए अब सब डेवलपर टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते, क्योंकि हम उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमाइज करके उसको एक कस्टमाइज स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट हम समझेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग के मेथड्स। जो टेम्पलेट स्ट्रिंग हमने समझी है अभी, उसके कुछ मेथड्स है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से मेथड समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट विथ, उसके बाद है एंड विथ, उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद रिपीट। ये 4 मेथड हम देखने वाले हैं, स्टार्ट विथ, एंड विथ, इंक्लूड एंड रिपीट। सबसे पहले हम एक टेम्पलेट स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसमें इन सारे मेथड्स को टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि उसका क्या आउटपुट आता है। अब यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्केप की के नीचे जो बटन है उसको क्लिक करना है, जिससे कि ये सिंबल आपको दिखाई देगा। अब इस सिंगल कोड के बीच में आपको स्ट्रिंग को लिखना है। सबसे पहला मेथड है स्टार्ट विथ। तो स्टार्ट विथ देखते हैं, a.startWith स्टार्ट्स विथ। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखनी है। अब इसको console
आई थिंक हमें इसको किसी वेरिएबल में सेव करना होगा। आंसर इक्वल टू a डॉट स्टार्ट विथ h। नाउ कंसोल डॉट लॉग आंसर। अब चेक करते हैं कि क्या उसका आउटपुट आता है। हमने पहले एक वेरिएबल a क्रिएट किया जिसमें कि हेलो वर्ल्ड असाइन किया, जो कि टेम्पलेट स्ट्रिंग है। ये जो है ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, ये हेलो वर्ल्ड एक टेम्पलेट स्ट्रिंग है। और फिर उस वेरिएबल में हमने स्टार्ट विथ मेथड को कॉल किया और यहाँ पे हमने एज ए स्ट्रिंग h पास किया। तो अब देखते हैं कि ये मेथड क्या रिटर्न करता है। वो जो भी ये मेथड जो भी रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल, इस आंसर वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और हमने फिर इस आंसर वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग किया है, जिससे कि हमको कंसोल में पता चले कि ये आंसर वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन हो रही है। सो लेट्स चेक नोड टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉट जेएस, इससे हमारा प्रोग्राम रन होगा। एंटर। तो ये आंसर वेरिएबल में ट्रू वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंसोल पे ट्रू वैल्यू आई। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेथड है वो बूलियन वैल्यू पास कर रहा है। हमने यहाँ पे h लिखा स्टार्ट विथ a डॉट स्टार्ट्स विथ h, मतलब कि क्या ये टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये जो a वेरिएबल है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है, क्या वो h से स्टार्ट हो रही है। तो ये मेथड ने आंसर दिया ट्रू, जो कि हमें कंसोल में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे h की जगह e कर दूं, उसके बाद प्रोग्राम को रन करके चेक करें कि क्या आंसर आता है, तो अब हमको आंसर मिला फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने e मेंशन किया है और e से तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आया। अब हम चेक करते हैं कि HEL, कंट्रोल एस सेव एंड रन द प्रोग्राम, एंड यस इट्स गिव ट्रू, क्योंकि ये हमने मेंशन किया है HEL, तो यहाँ पे ये जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है वो HEL से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इस मेथड ने ट्रू आंसर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यही रखते हैं, इसी टेम्पलेट स्ट्रिंग पे हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। सो लेट आंसर इक्वल टू a डॉट एंड्स विथ। अब हम लिखते हैं सबसे पहले d। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर में ट्रू वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे d मेंशन किया है और ये जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है a वाला, ये d से एंड हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आंसर कंसोल पे ट्रू आएगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूँ, CLS एंटर, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब कोड को रन करते हैं एंड या इट्स गिव ट्रू। तो यहाँ पे मैंने d मेंशन किया तो ये मेथड ने ट्रू रिटर्न किया। अब अगर मैं यहाँ पे h लिख दूँ, स्टार्ट विथ में हम h लिखते थे तो वो आंसर ट्रू देता था, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि एंड विथ में अगर हम ये लिखते हैं h तो क्या आंसर देता है। तो लेट्स चेक, कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे वो आंसर दे रहा है फॉल्स, क्योंकि हमारा ये जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है वो h से एंड नहीं हो रहा है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रिंग d से एंड हो रहा है। जब हम यहाँ पे d मेंशन कर रहे थे तो आंसर ट्रू आ रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पे अभी h किया तो आंसर फॉल्स आ रहा है। तो ये मतलब है एंड्स विथ का, मतलब कि आप जो स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन कर रहे हो इट्स टेम्पलेट स्ट्रिंग में, क्या ये स्ट्रिंग से एंड हो रहा है। अगर यस तो आंसर ट्रू देगा, अगर नो तो आंसर फॉल्स देगा। तो ये मतलब है एंड्स विथ मेथड का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है इंक्लूड्स। तो लेट्स सी, लेट आंसर इक्वल टू a डॉट इंक्लूड्स, और सेम पहले हम h देते हैं और चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। कंट्रोल एस सेव, CLS एंटर, रन द प्रोग्राम, एंड या इट्स गिव ट्रू। क्योंकि ये इंक्लूड्स मेथड कैसे वर्क करता है कि क्या ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने मेंशन की है आर्ग्यूमेंट में, क्या वो इस टेम्पलेट स्ट्रिंग में इंक्लूड करती है। अगर करती है तो वो आंसर देगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे a लिखूँ, a जो कि इस टेम्पलेट स्ट्रिंग में है ही नहीं, कंट्रोल सेव करके प्रोग्राम को रन करूँ तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है उसमें a है ही नहीं, किसी भी जगह पे a नहीं है, इसीलिए हमको कंसोल में आंसर फॉल्स मिला। तो ये मतलब है इंक्लूड का। अगर यहाँ पे मैं अभी e लिखूँ, आंसर आएगा ट्रू। लेट्स सी, यस इट्स गिव ट्रू, क्योंकि e टेम्पलेट स्ट्रिंग में इंक्लूड है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ e और n, en, जो कि en टेम्पलेट स्ट्रिंग में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो मे बी हम अजम्पशन करते हैं कि ये इस टाइम पे वो आंसर फॉल्स देगा। सो लेट्स सी, कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम, एंड या इट्स गिव फॉल्स बिकॉज en कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये मतलब है इंक्लूड मेथड का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे।
तो इस रिपीट मेथड में हमें आर्ग्यूमेंट में नंबर पास करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे 2 पास करूँ तो लेट्स सी कि कंसोल में क्या आएगा। पहले हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, CLS एंटर, रन द प्रोग्राम। एंड यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग 2 बार प्रिंट हो रही है। ये रिपीट का मतलब है कि आपको कितनी बार टेम्पलेट स्ट्रिंग को रिपीट करना है। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड को हटा दूँ, सिर्फ हेलो ही रहने दूँ, यहाँ पे एक स्पेस दे दूँ, कंट्रोल सेव और प्रोग्राम को रन करूँ तो ये हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 2 की जगह 5 करूँ और प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे, सॉरी मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल सेव, रन द प्रोग्राम एंड सी, ये 1 2 3 4 5 बार प्रिंट कर रहा है हेलो को, और वो भी स्पेस के साथ। हर हेलो के बाद एक स्पेस आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रिंग में मैंने हेलो के बाद एक स्पेस दी है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग स्पेस को भी रीड करता है, स्पेस को भी इंक्लूड करता है। तो यही खास बात है टेम्पलेट स्ट्रिंग की, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि टेम्पलेट स्ट्रिंग स्पेस को भी काउंट करता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने जब 5 लिखा तो वो हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट कर लिया, वो भी एक स्पेस के साथ। हर वर्ड के बाद एक स्पेस आ रही है। तो ये रिपीट का मतलब है कि अगर आपको किसी वर्ड को रिपीट करना हो तो ये रिपीट मेथड यूज में आएगा। कि अगर आपको कोई टेम्पलेट स्ट्रिंग लिखी है और उसको लूप में रिपीट करना है तो आपको लूप नहीं चलानी पड़ेगी, लूप की जगह आप ये रिपीट मेथड भी यूज कर सकते हो। तो ये यूज है रिपीट का। तो इस मेथड पे अब हमने कंप्लीट किया अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग मेथड का पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एरे क्रिएट करके बताऊं, और फिर अगर हमें उस एरे की जो वैल्यूज है उसको सिंगल वेरिएबल में सेव करना है तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग से कैसे हम उसको इजी तरीके से सेपरेट वेरिएबल में एक वैल्यू को सेव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने एक एरे क्रिएट किया ए नाम से, जिसमें कि हमने 1 2 3 4 5 6 वैल्यू रख दी। अब अगर हमें वेरिएबल 1 में, फॉर एग्जांपल लेट 1 में जो एरे है, यहाँ पे हम इसका नाम एरे रख देते हैं। तो वेरिएबल 1 में हमें चाहिए एरे का फर्स्ट एलिमेंट। तो कैसे करेंगे हम? एरे और फिर इंडेक्स 0। अब लेट 2 में हमें चाहिए इंडेक्स 2 की वैल्यू, इंडेक्स 1 की वैल्यू जो कि है वैल्यू 2, जो कि दूसरी वैल्यू है। इंडेक्स 1 पे दूसरी वैल्यू है, तो हमें वेरिएबल 2 में चाहिए इंडेक्स 1 की वैल्यू। इसी तरीके से वेरिएबल 3 में चाहिए उसी सेम तरीके से हमको छो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे वेरिएबल में सेपरेटली चाहिए, वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमने सही कोड लिखा है कि नहीं। सो लेट्स चेक console.log1, उसी तरीके से 6 बार 2 फिर 3 4 5 1 2 3 4 5 6। सो लेट्स चेक, कंट्रोल सेव। पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर दूँ, CLS एंटर, और फिर कोड को रन करते हैं। नहीं सॉरी ये फाइल नहीं है, फाइल का नाम है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। रीनेम, कॉपी .js। ओके, अब प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने 6 वेरिएबल क्रिएट किए और 6 वेरिएबल में 0 से लेके 5 तक इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दी। तो जिससे कि हमको ये 6 वेरिएबल में 1 to 6 वैल्यू प्रॉपरली सेपरेटली प्रिंट हो गई। लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत लेंदी है कि आपको अगर ये एरे को डिस्ट्रक्चर करना है, मतलब कि एरे में जितनी भी वैल्यू है उसको एक सेपरेट वेरिएबल में सेव करना है, तो उसके लिए आपको एक इंडेक्स सेपरेटली ऐड करना होगा, या तो आपको लूप चलाना होगा। अगर यहाँ पे आप लूप चलाएंगे तो भी आपको वो 6 बार इटरेशन लूप चलेगा, लूप की इटरेशन 6 बार चलेगी, और उसके बाद जाके वो वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद आप ऐसे प्रिंट करोगे तो आउटपुट में ऐसे 1 to 6 आंसर आएगा। आप उसको रन करोगे इतनी बार, उसके बाद जाके वो 1 to 6 आंसर आएंगे।
ये रहा 1 to 6। अब इसको इजी करने के लिए एरे डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब एरे डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट में हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको ये नहीं करना है। उसकी जगह पे सिर्फ एक ही लाइन का कोड है जिससे कि हमारा ये जो 6 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल में सेपरेटली वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो वो कैसे होगा कि हमें लेट और फिर कर्ली ब्रेसेस में 6 वेरिएबल को लिख देना है, जो कि 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद हमें यहाँ पे इक्वल टू एरे कर देना है कि हमें ये जो एरे की वैल्यू है, एरे में जितनी भी वैल्यू है उसको अगर सिंगल सिंगल वेरिएबल में असाइन करवाना है तो लेट करके कर्ली ब्रेसेस में 6 वेरिएबल जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पे, या आपको जितनी वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करना है उतने वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर देने के। तो ये एरे में जो वैल्यूज है वो लाइन बाय लाइन एक एक वेरिएबल के साथ असाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 वैल्यूज है तो 1 होगी, वन वेरिएबल के साथ असाइन, ये सेकंड वैल्यू 2 के साथ, थर्ड वैल्यू 3 के साथ, ये 4 वैल्यू 4 के साथ, ये फिफ्थ वैल्यू 5 के साथ, और ये 6 नंबर ये 6 वैल्यू के साथ असाइन हो जाएगी। और कंट्रोल सेव करके अगर हम चेक करें तो हमें आउटपुट सेम मिलेगा। पहले हम CLS एंटर क्लियर स्क्रीन कर ले, उसके बाद प्रोग्राम को रन करें। सॉरी माय मिस्टेक, हमें कर्ली ब्रेसेस नहीं देना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना है। स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी माय बैड। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम एंड या वी गेट 1 to 6 वैल्यूज। हमें 1 से 6 वैल्यूज परफेक्टली सेपरेटली मिल गई है। उसका मतलब कि हम पहले ये जो सेपरेटली एक एक इंडेक्स वैल्यू को लेके एक एक वेरिएबल के साथ असाइन कर रहे थे वो बहुत ही लेंदियर प्रोसेस था। उसको इजी करने के लिए एरे डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और एरे डिस्ट्रक्चरिंग में हमें सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर देना है, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स को डिफाइन कर देना है, और उसके सामने इक्वल करके एरे का जो वेरिएबल है उसको असाइन कर देना, जिससे कि एरे में जो वैल्यूज है वो लाइन बाय लाइन एक एक वेरिएबल में सेव हो जाएगी, जिससे कि ये जो हम 6 लाइन का कोड लिख रहे थे वो सिर्फ एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। और हम उसको ये प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट सेम आ रहा है, जो पहले कोड लिखा था उससे जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आउटपुट इस कोड से आ रहा है। तो ये है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि एरे को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, कि ES6 के पहले कैसे हम एरे को डिस्ट्रक्चर करते थे, और उस ES6 के बाद कैसे एरे को डिस्ट्रक्चर करना बहुत ही ईजी हो गया। उसी तरीके से अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट, लेट पर्सन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा, और इस ऑब्जेक्ट में हम 3 प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे, एज, नेम और लोकेशन। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी क्रिएट की, एज, नेम एंड लोकेशन। तो पर्सन ऑब्जेक्ट में हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, एज, नेम और लोकेशन। अब पहले हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को कैसे ES6 के पहले अगर हम बात करें तो कैसे इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने का मतलब पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने का मतलब कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज है, एज, नेम एंड लोकेशन, इसको हमें एक सेपरेट वेरिएबल में उसकी वैल्यूज को सेव करना है। कि ये एज की जो वैल्यू है उसको एक सेपरेट वेरिएबल में सेव करना है, नेम की वैल्यू को एक सेपरेट वेरिएबल में सेव करना है, और उसी तरीके से लोकेशन की जो वैल्यू है उसको भी एक सेपरेट वेरिएबल में सेव करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमें एक सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, लेट एज इक्वल टू। अब यहाँ पे इस पर्सन ऑब्जेक्ट के एज की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हमें पर्सन डॉट एज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा पर्सन डॉट एज, उसका मतलब कि जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसकी जो एज प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को यहाँ इस एज वेरिएबल में असाइन कर देगा। उसी तरीके से दूसरा वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, नेम इक्वल टू पर्सन डॉट नेम एंड लोकेशन, पर्सन डॉट लोकेशन। इस तरीके से हमने 3 सेपरेट वेरिएबल क्रिएट किए और तीनों वेरिएबल में सेपरेटली पर्सन की एज, नेम और लोकेशन को असाइन कर दिया, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रक्चर होगी सेपरेट
3 वेरिएबल में। तो अब हम इस 3 वेरिएबल को प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट सही तरीके से डिस्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमने किया console.log age, console.log name and console.log location. So control is save and run the program. यहाँ पे फाइल का नाम है object destructuring.js and yeah it's print 23 हातिम and मुंबई। तो ये ऑब्जेक्ट परफेक्टली डिस्ट्रक्चर हो चुका है कि हमने ऑब्जेक्ट 3 सेपरेट वेरिएबल में ऑब्जेक्ट की तीनों प्रॉपर्टी को सेपरेटली असाइन की, तो वो तीनों वैल्यूज परफेक्टली प्रिंट हो रही है। उसका मतलब कि ऑब्जेक्ट परफेक्टली डिस्ट्रक्चर हो चुका है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते थे ES6 के पहले। अब मैं आपको बताऊंगा कि ES6 के बाद ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही मैन्युअल है। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज है। अगर हमारे पास यहाँ पे 10-15 प्रॉपर्टीज होगी तो उसको डिस्ट्रक्चर करना बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको इजी करने के लिए ES6 में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। सो लेट्स सी। अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं और हम समझेंगे ES6 के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करना बहुत ही ईजी कर लिया है। कि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है पर्सन को, तो हमें सिंपली लेट उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 वेरिएबल मतलब कि 3 नहीं, मतलब कि आपको जितने वेरिएबल्स डिस्ट्रक्चर करने हैं, जितनी प्रॉपर्टीज आपको डिस्ट्रक्चर करनी है, उतने वेरिएबल के नेम यहाँ पे मेंशन कर देने के। नेम, एज एंड लोकेशन। और इक्वल टू में आपको ऑब्जेक्ट असाइन करना है जो कि यहाँ पे है पर्सन। तो हमने क्या किया कि लेट उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल को असाइन कर दिया कोमा सेपरेटेड में, और इक्वल टू में ऑब्जेक्ट को असाइन किया। जिससे कि क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो सेपरेट वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल के नेम लिखे हैं कोमा सेपरेटेड कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो वेरिएबल के नेम है वो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के नेम के इक्वल होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ये पर्सन हमने असाइन किया, तो पर्सन के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी होगी वो इस नेम वेरिएबल के साथ असाइन होगी, जो एज प्रॉपर्टी होगी वो एज वेरिएबल के साथ असाइन होगी, और जो लोकेशन प्रॉपर्टी होगी वो लोकेशन वेरिएबल के साथ असाइन हो जाएगी। उसका मतलब कि ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखे हैं उसके नेम प्रॉपर्टी के नेम के इक्वल होने चाहिए। कि यहाँ पे जो नेम मैच करेगा, यहाँ पे आपने नेम लिखा है, तो ये नेम इस ऑब्जेक्ट के जिस भी प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा उसकी वैल्यू इस नेम के साथ असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वर्क करता है। कि अगर आप यहाँ पे ऐसा नेम लिख दोगे, फॉर एग्जांपल, पहले हम इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सो इसको टेस्ट करने के लिए हमें इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल के नेम तो सेम ही है, एज, नेम और लोकेशन। कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम। एंड या इट्स गिव द सेम आउटपुट। कि ये आउटपुट सेम दे रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर एज प्रॉपर्टी पहले है उसके बाद नेम है। तो वो कैसे प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो एज पहले नंबर पे है लेकिन यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे लिखा है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉपरली एज की वैल्यू एज के अंदर सेव कर रहा है, और हमें console.log में पहले एज दिख रहा है कि यहाँ पे हमने console.log में पहले एज प्रिंट किया है। तो उसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है वो कैसे वर्क करता है कि ये जो नेम आपने यहाँ पे मेंशन किया है वेरिएबल का नेम, वो चेक करेगा कि इस ऑब्जेक्ट में क्या इस नाम की कोई प्रॉपर्टी है। अगर है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देगा। अगर यहाँ पे हम नेम 1 करके करते हैं, नेम 1, और यहाँ पे मैं आपको नेम 1 प्रिंट कराऊँ, अब देखते हैं कि क्या नेम 1 में क्या वैल्यू आएगी। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो नेम 1 में अगर नेम आनी चाहिए, अगर आप समझो तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स सी। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या आया, एज की जगह 23 परफेक्ट आया, लोकेशन की जगह मुंबई परफेक्ट आया, लेकिन नेम 1 की जगह अनडिफाइंड आया। क्यों? क्योंकि नेम 1 जैसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट में। अगर हम यहाँ पे इस नेम को नेम 1 कर दूँ मैं, अब कंट्रोल सेव करके रन करूँ, तो वापस आउटपुट परफेक्टली हो जाएगा। देखिए ये आउटपुट वापस से परफेक्ट हो गया, क्योंकि हमने ऊपर ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी का नेम से हटा के नेम 1 कर लिया। तो ये नेम 1 और ये नेम 1 मैच हो गए, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली डिस्ट्रक्चर हो गया और नेम 1 के अंदर नेम 1 की वैल्यू असाइन हो गई।
तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नेम 1 रखना है कि आपको ऐसे है कि नहीं मुझे तो नेम 1 ही रखना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आपको नेम रखना है और उसके बाद कॉलन करके नेम 1। तो उसका मतलब क्या है कि आपको इस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को क्या बोल रहे हो कि मुझे नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए, जो ऑब्जेक्ट में जो नेम प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन मुझे नेम 1 में चाहिए। तो यहाँ पे आप नेम 1 प्रिंट करोगे तो अब वो जो आंसर आएगा वो परफेक्टली ही आएगा। देखिए ये आंसर बहुत ही परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हमें नेम 1 नेम प्रॉपर्टी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी चाहिए, नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए, लेकिन नेम 1 के अंदर सेव करना है। तो उसको आप बोल सकते हो कि ये एक एलियास नेम जैसा आप उसको बोल सकते हो कि ये उसका एलियास नेम है, निक नेम बोल सकते हो कि ये नेम का निक नेम हमने रखा है नेम 1। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर से तो नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू ही उठा रहा है, लेकिन वो नेम 1 के वेरिएबल में असाइन कर रहा है उसको। इस तरीके से अगर आपको जो प्रॉपर्टी के अंदर नेम है वो सेम नेम नहीं रखना है और कस्टमाइज नेम रखना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वर्क करता है। अब आपको ये कहाँ पे काम आएगा? फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से आपको सिर्फ 2-3 वैल्यू लेनी है, हर लूप में लेनी है। तो आप 2-3 तो नहीं, आप समझ लो कि आपको 5-10 वैल्यू लेनी है। आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 100 प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर से सिर्फ 10 वैल्यू लेनी है। तो आपको अगर आप ES6 के पहले करते तो आपको 10 लाइन लिखनी पड़ती है ऐसे करके कि पर्सन.एज, पर्सन.फलाना, पर्सन.डेट, वैसे करके आपको 10 लाइन लिखनी पड़ती है। लेकिन ES6 के बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट से आप एक ही लाइन में 10 और 10 वेरिएबल में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेव करा सकते हो और फिर आपको जहाँ यूज़ करना है उस प्रॉपर्टी को वैसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमने console.log किया है सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या वो वैल्यूज़ परफेक्टली वेरिएबल में सेव हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आपको जो यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बहुत चल रहा है। ये सेम है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी ऐसे ही वर्क करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। यही डिफरेंस है। आपको पता होगा कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट में मैंने गलती से ये कर्ली ब्रैकेट लिख दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ, शायद मेरे से मिस्टेक हुई कि मुझे ऐसा लगा कि एरे के अंदर भी कर्ली ब्रेसेस होते हैं, लेकिन एरे के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट हम समझेंगे फ्लैट एरो फंक्शन। अब फ्लैट एरो फंक्शन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई फंक्शन का टॉपिक है। तो पहले हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सी। फंक्शन के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड मेंशन करना होगा, उसके बाद फंक्शन का नेम, और फिर राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें फंक्शन के अंदर जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं console.log हातिम टेकरी। अब इस फंक्शन को रन करने के लिए हमें इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट रन ही नहीं होगा। तो लेट्स कॉल द फंक्शन। नाउ कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम रन करने के लिए हमें फाइल का नेम चाहिएगा। एंटर। NAHprint हातिम टेकरी। तो ये फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो गया। तो ये तो है एक नॉर्मल फंक्शन। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और उसके दूसरे वर्जन को देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा const get name इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ से फंक्शन का नेम हटा देंगे, सिर्फ ब्रैकेट ही रखेंगे, राउंड ब्रैकेट। एंड लेट्स सी, कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। आउटपुट इज सेम, बट ये सिंटेक्स हमने थोड़ी चेंज की, लेकिन उसका आउटपुट सेम ही है, हातिम टेकरी। अब हम देखते हैं उसके एक और सिंटेक्स, मतलब कि एक और वर्जन को उसको एक्सप्लोर, मतलब कि उसके एक और वर्जन को हम एक्सप्लोर करते हैं।
अब फंक्शन को हटा के यहाँ पे हम एरो रख देते हैं। फंक्शन को हटा लिया और यहाँ पे एरो रख दिया, इक्वल टू और फिर एरो। इन दोनों सिंबल को मिला के हम इसको एरो बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को हटा के एरो रख दिया। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। अगेन द आउटपुट इज सेम, हातिम टेकरी। अब इसका एक और लेयर देखते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कमेंट, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके मॉडिफाई करते हैं कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको यहाँ से हम हटा लें अगर, और इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ले आए। नाउ कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम। अगेन आउटपुट इज सेम। तो ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को हटा के ये जो एरो से रिप्लेस किया इस फंक्शन कीवर्ड को, यहाँ पे जो हमने फंक्शन कीवर्ड को हटा के ये जो एरो रखा, इस टाइप ऑफ मेथड को हम बोलते हैं फ्लैट एरो फंक्शन। इसको बोलते हैं फ्लैट एरो। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं, ये जो फंक्शन हमने एक स्टेप पहले जो रन किया उस फंक्शन को बोलते हैं फ्लैट एरो फंक्शन। तो अब मैं आपको फ्लैट एरो फंक्शन के अलग अलग वर्जन्स को बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि फ्लैट एरो फंक्शन को किस किस तरीके से किस वे में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे हमने दो वेज देखे कि पहले सिंपल फ्लैट एरो फंक्शन के अंदर जैसे फंक्शन लिखते थे उसकी जगह से फ्लैट एरो लगा के हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आउटपुट सेम आ रहा है। अब उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन के अंदर से जो कर्ली ब्रेसेस है फंक्शन के, ये जो कर्ली ब्रेसेस थे ये दो कर्ली ब्रेसेस, इसको हटा लिया और स्टेटमेंट को एक ही लाइन में कर दिया। मतलब कि इसको बोलते हैं इन लाइन फंक्शन और वन लाइन फंक्शन। तो ये एक वन लाइन फंक्शन बन गया। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस को हटा के उस फंक्शन को एक ही लाइन में पूरा लिख दिया, उसके बाद भी आउटपुट सेम आ रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। कमेंट। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल देते हैं फर्स्ट नेम, और इस हातिम स्ट्रिंग की जगह हम फर्स्ट नेम को ऐड करते हैं कि जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। और अब फंक्शन कॉल करते समय हमें इस पैरामीटर को पास करना होगा। तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं हातिम। तो अब क्या होगा कि ये जो हातिम यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम की जगह हातिम आएगा वो हमने फंक्शन कॉल करते समय वो वैल्यू को पास की है। सो लेट्स सी, कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम। अगेन द आउटपुट इज सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे ये हातिम यहाँ से पास किया है। अगर मैं यहाँ पे हातिम का एम हटा दूँ, लेट्स सी यहाँ पे एम प्रिंट हो रहा है कि नहीं। कंट्रोल इज सेव, रन द प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे यहाँ से मैंने हातिम का एम हटाया तो यहाँ से भी ये एम हट गया, आउटपुट में भी एम नहीं आ रहा है। उसका मतलब कि ये जो फर्स्ट नेम है वो ये आर्ग्यूमेंट से प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट नेम जो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि अगर फ्लैट एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, सिर्फ पैरामीटर एक ही है, तो हमें ये राउंड ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम राउंड ब्रैकेट के बिना भी अगर कॉल करेंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। देखिए आउटपुट सेम है। अगर यहाँ पे मैं एम करूँ, कंट्रोल सेव करूँ और फिर अगर चेक करना हो कि क्या वो बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो लेट्स सी, ये हातिम टेकरी बराबर प्रिंट हो गया। मतलब कि अगर फ्लैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हो और आर्ग्यूमेंट एक ही है, हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर एक ही है, तो हमें राउंड ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि दो पैरामीटर के साथ वो कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकरी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे अगर मैं कॉमा करके लिखूँ लास्ट नेम और इस लास्ट नेम को यहाँ पे प्रिंट कराओ, अब कंट्रोल सेव करके प्रोग्राम को रन करो तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं और यहाँ पे दो पैरामीटर है तो हमें फिर राउंड ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, तभी वो फंक्शन रन होगा, नहीं तो वो एरर देगा। सो कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट इज सेम, हातिम टेकरी। अगर यहाँ पे मैं हातिम का एम हटा दूँ, कंट्रोल सेव करके चेक करें, देखिए यहाँ पे हातिम का एम हट गया। तो इस तरीके से फ्लैट एरो फंक्शन के अंदर पैरामीटर वर्क करते हैं।
अब हम देखते हैं कि फ्लैट एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न वैल्यू अगर हम करते हैं तो वो कैसे वर्क करेगा। सो लेट्स सी। अगर यहाँ पे हम console.log ना करें, फॉर एग्जाम्पल इसको वापस से वो कर्ली ब्रेसेस जैसा बना दे, और ये जो console.log है उसकी जगह अगर हम रिटर्न कीवर्ड लिख दे, उसका मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। लेट्स सी, रिटर्न फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, मतलब कि ये हातिम यहाँ पे जो हम पास करेंगे फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम उसको रिटर्न करेगा, मतलब कि गेट नेम के अंदर अब कुछ वैल्यूज रिटर्न होगी। सो यहाँ पे हमने गेट नेम के अंदर दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट पास किए, हातिम एंड देन टिकरी। अब देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम। देखते हैं क्या आउटपुट में कुछ आता है कि नहीं। अभी आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने console.log को हटा के यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा है। तो रिटर्न का मतलब कि इस फंक्शन, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तब इस फंक्शन के अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी, तो उसको गेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसको कंसोल में प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको किसी वेरिएबल में असाइन करने से अच्छा डायरेक्ट console.log कर दे तो शायद ईजी होगा ज़्यादा। console.log, हमने console.log कर लिया है और उसके अंदर गेट नेम फंक्शन को कॉल कर दिया है दो आर्ग्यूमेंट के साथ। लेट्स सी, कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हातिम टिकरी परफेक्टली रन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इस रिटर्न वाले मेथड के अंदर हमें उसको एक लाइन में लिखना है तो हम उस कर्ली ब्रेसेस को हटा देंगे और इसको एक ही लाइन में लिख देंगे। उसके बाद जब हम कर्ली ब्रेसेस को हटा रहे हैं तो हमें रिटर्न कीवर्ड भी हटाना होगा। कंट्रोल इज सेव करें एंड रन द प्रोग्राम, तो आउटपुट सेम आ रहा है। उसका मतलब कि जैसे हमने रिटर्न बिना वाला जो फंक्शन था, ये console.log वाला जो फंक्शन था, इसमें हमने जैसे वन लाइन वो फंक्शन क्रिएट किया, उसी तरीके से अगर हमको रिटर्न करना है तब भी अगर वो स्टेटमेंट एक ही है, अगर एक ही स्टेटमेंट का फंक्शन है तो हम उसे इस तरीके से एक लाइन में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर 2 की जगह 1 कर ले, ये लास्ट नेम को हटा दे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लास्ट नेम लिख दे, और यहाँ से जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब भी एक ही आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। कंट्रोल सेव रन द प्रोग्राम। नाउ सी आउटपुट इज हातिम टिकरी। यहाँ पे टिकरी हमने बाय डिफॉल्ट दिया है और ये जो हातिम है वो पैरामीटर के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक ही अगर पैरामीटर हो तो हमें इस राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से रिटर्न वाले फंक्शन में भी हमें अगर पैरामीटर एक ही है तो राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम। सी आउटपुट इज सेम। तो उसका मतलब कि वो फंक्शन रिटर्न वाला हो या ना हो, अगर यहाँ पे पैरामीटर एक ही है तो हमें कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो हमें राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एक ही है तो हम इसको वन लाइन ऑफ फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिटर्न वाला फंक्शन है और ये बिना रिटर्न वाला फंक्शन है, दोनों को हम कैसे वन लाइन ऑफ फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं अगर फंक्शन के अंदर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो इस तरीके से एरो फंक्शन वर्क करता है। इस एरो सिंबल से ये वाला फंक्शन एक फ्लैट एरो फंक्शन कहलाता है। ये 6 के बाद सब डेवलपर इस ट्रेडिशनल तरीके फंक्शन को बनाने का, ये ट्रेडिशनल तरीका है, उसको छोड़ के अब सब फ्लैट एरो फंक्शन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम इजीली पैरामीटर को प्लेस करके सिर्फ एरो प्लेस करना है, हमें फंक्शन कुछ भी नहीं लिखना है। एरो प्लेस करके हम इजीली फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और कॉल करते समय भी हम इसको इजीली कॉल कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट है, अगर आप जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लैट एरो फंक्शन को हम कॉलबैक फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। कि हमें अगर किसी फंक्शन में या किसी लाइब्रेरी में हमें कॉलबैक फंक्शन पास करना है तो हम एरो फंक्शन को क्रिएट करके उसे एज अ कॉलबैक फंक्शन असाइन कर सकते हैं। तो ये खास बात है एरो फंक्शन की, कि जैसे कि हम यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, उसकी जगह अगर हम ऑब्जेक्ट पास कर लें, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, अगर आप सोचो कि यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट पास कर, जैसे कि ये स्ट्रिंग इस गेट नेम फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे console.log पे स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, इस गेट नेम के अंदर स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, तो वैसे ही हम ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। आपको ऐसा थॉट आ रहा होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड
कि उसमें क्या आउटपुट आएगा। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें नेम और फिर फर्स्ट नेम को असाइन कर ले एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। यहाँ पे हमें आंसर आया अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? क्योंकि अगर आपको रिटर्न के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो आपको ये आपने कर्ली ब्रेसेस से एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट यूज करना होगा। यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो आपको राउंड ब्रैकेट यूज करना होगा। अब हम कंट्रोल सेव करके प्रोग्राम को रन करेंगे तो परफेक्टली ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। देखिए नेम इक्वल टू हातिम, नेम कोलन हातिम, तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ परफेक्टली। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमें फ्लैट एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न में कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है तो हमने कर्ली ब्रैकेट से ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, जावास्क्रिप्ट का जेसन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको पास करने के लिए हमें राउंड ब्रैकेट भी यूज़ करना होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिटर्न होगा और इस गेट नेम के अंदर मतलब कि फंक्शन कॉल करते समय वो परफेक्टली रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हम फ्लैट एरो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट हम समझेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नाम से हमें पता चल रहा है कि हम कुछ पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको नाम से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ कि इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे। पैरामीटर कहाँ पे होता है? पैरामीटर होता है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन का जो पैरामीटर होता है, अगर हमें उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र पास करे तो यूज़र की वैल्यू लो, लेकिन अगर यूज़र पास ना करे तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। अगर हमें ये चीज़ करनी है तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से अचीव होगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो उसके लिए पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने अभी फ्लैट एरो फंक्शन सीखा, तो अब हम फ्लैट एरो फंक्शन ही क्रिएट करते हैं। तो लेट्स क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल फंक्शन क्रिएट किया जिसमें कि हमने एक पैरामीटर लिखा है फर्स्ट नेम, और उस फर्स्ट नेम को सिंपली रिटर्न कर रहे हैं। हमें ये कर्ली ब्रैकेट और ये रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको क्लियरली समझ आए। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया गेट नेम से। तो अब इस गेट नेम फंक्शन को कॉल करते हैं। गेट नेम, उसके बाद आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे हातिम। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम रन करते समय हमें फाइल का नाम देना है। सॉरी हमें रिटर्न नहीं करना है, हम यहाँ पे सिंपली console.log ही करते हैं। console.log get name हातिम, रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हातिम प्रिंट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इस हातिम वैल्यू को पास ना करें तो देखते हैं कि क्या आउटपुट रहता है। लेट्स सी, कंट्रोल सेव रन द प्रोग्राम। यहाँ पे आउटपुट आया अनडिफाइंड। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि आपने गेट नेम फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर आप एक पैरामीटर एक्सेप्ट तो कर रहे हो, लेकिन अगर यूज़र पास ना करे तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से हम अचीव करेंगे। तो वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे इस पैरामीटर के सामने आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देनी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ टेकरी, या तो फिर उसका नाम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, डिफ़ॉल्ट, जिससे कि हमको क्लियर पता चले कि क्या सीन क्रिएट हो रहा है। सो कंट्रोल सेव रन द प्रोग्राम। अब यहाँ पे प्रिंट हुआ डिफ़ॉल्ट। क्यों डिफ़ॉल्ट प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल करते समय यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, इसीलिए इस पैरामीटर ने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर ली। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास करूँ, फॉर एग्जांपल टेकरी को पास करूँ, अगर कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम, अब ये प्रिंट कर रहा है टेकरी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास की है। अगर फंक्शन कॉल करते समय हम पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास करेंगे
तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को निगलेक्ट कर देगा और जो वैल्यू हमने पास की है उसको प्रिंट करेगा या उसको यूज़ करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, कंट्रोल सी करके प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको समझाऊँ कि ये डिफ़ॉल्ट कोई फिक्स नहीं है, आप जो चाहो वो रख सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट की जगह में अगर यहाँ पे ABCD कर लो, कंट्रोल से रन द प्रोग्राम, तो ये ABCD प्रिंट कर रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप इक्वल टू करके जो वैल्यू दोगे वो उस पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2-3 वेरिएबल है, यहाँ पे आप कॉमा करके लास्ट नेम और लास्ट नेम की आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है, तो आप कुछ भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हो। तो इस तरीके से आप पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। तो ये है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट हम समझेंगे रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये बात हो रही है कोई बचे हुए पैरामीटर की बात हो रही है। बचे हुए पैरामीटर मतलब कि जो पैरामीटर बच गए हैं उसके रिलेटेड कुछ बात है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट पैरामीटर। फॉर एग्जांपल पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊँ कि रेस्ट पैरामीटर क्या है। हम यहाँ पे फ्लैट एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि फ्लैट एरो फंक्शन क्या है, तो अब आगे हम फ्लैट एरो फंक्शन ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक पैरामीटर लिख रहे हैं a और उस पैरामीटर को console.log कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं गेट वैल्यूज और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे हम पास कर रहे हैं a। नाउ कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। सो सबसे पहले तो हमें फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, rustparameter.js, एंटर। एंड यहाँ इट्स प्रिंट a। यहाँ पे इसने a प्रिंट किया है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर console.log a किया, तो a के अंदर जो पैरामीटर जो वैल्यू आ रही है वो ये a है, ये वाला a। तो ये a परफेक्टली console.log में प्रिंट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे दूसरी और वैल्यूज़ भी पास करनी है, फॉर एग्जांपल b, उसके बाद c। तो उसके लिए अब यहाँ पे इन दो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हमें दो एक्स्ट्रा पैरामीटर भी ऐड करने पड़ेंगे, b और फिर c, इस तरीके से। और उसके बाद हम इस b और c पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। b console.log b console.log c, इस तरीके से हम console.log a, b और c को करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे ही हमें दो और पैरामीटर को ऐड करना पड़ा, तो उसके लिए हमें फंक्शन के अंदर जाके भी दो और पैरामीटर को ऐड करना पड़ा, तभी जाके हम उन एक्स्ट्रा दो पैरामीटर को यूज़ कर सके फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमको पहले से नंबर ऑफ पैरामीटर मेंशन ना करना पड़े, जितने पैरामीटर हम पास करें फंक्शन कॉल करते समय, जितने पैरामीटर पास करें उतने पैरामीटर हमको फंक्शन के अंदर मिल जाने चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेस्ट पैरामीटर। अब रेस्ट पैरामीटर क्या है कि आप यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ पास करोगे आपको यहाँ पे एक ही वेरिएबल मेंशन करना पड़ेगा और उस एक वेरिएबल में ये सब वैल्यू एरे के फॉर्म में गेट हो जाएगी। मतलब कि आपको हर एक सेपरेट पैरामीटर के लिए सेपरेट पैरामीटर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही पैरामीटर में, मतलब कि एक ही वेरिएबल में इन सारे पैरामीटर की वैल्यूज़ एरे के फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे कि आप उस पैरामीटर को यहाँ पे जो हम एक सिंगल पैरामीटर मेंशन करेंगे उस पैरामीटर के अंदर आप लूप के ज़रिए लूप चला के उन सारी वैल्यूज़ को एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आपको गेट होगी, ये एक वेरिएबल में जितनी भी वैल्यूज़ आपको गेट होगी एरे के फॉर्म में, उसको आप लूप चला के यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रेस्ट ऑपरेटर। अब हम इस रेस्ट ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे इन तीन पैरामीटर की जगह अब हम सिर्फ एक वेरिएबल को लिखेंगे और उसका नाम रखेंगे वैल्यूज़। अब सिर्फ ये वैल्यूज़ लिखने से, मतलब कि वेरिएबल का नेम लिखने से यहाँ पे ये वैल्यूज़ एरे के फॉर्म में गेट नहीं होगी। उसके लिए हमें वेरिएबल के नेम के पहले, मतलब कि पैरामीटर के नेम के पहले हमें 3 डॉट मेंशन करना होगा। ये 3 डॉट से ये पता चलेगा
कि ये जो पैरामीटर है वो रेस्ट पैरामीटर है, मतलब कि ये वैल्यूज़ की पैरामीटर के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे फंक्शन कॉल करते समय, वो सब वैल्यूज़ एरे के फॉर्म में इस वैल्यूज़ पैरामीटर में इंसर्ट हो जाएगी और आप इसको लूप के ज़रिए उसके अंदर के एक एक वैल्यूज़ को गेट कर सकते हो। तो ये है रेस्ट ऑपरेटर, मतलब कि आपको 3 डॉट मेंशन करना होगा। ये जो 3 डॉट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 3 डॉट से ये पता चलता है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यूज़ का पैरामीटर है वो रेस्ट पैरामीटर है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लेट वी ऑफ वैल्यूज़ और यहाँ पे console.log v, कंट्रोल सी, रन द प्रोग्राम एंड सी। कंसोल में प्रिंट हुआ ए, बी और सी, जबकि हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर को मेंशन किया है और उस एक पैरामीटर के ऊपर लूप चला के हमने console.log v किया। मतलब कि हम यहाँ पे जितने भी पैरामीटर मेंशन कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही पैरामीटर लिखने हैं, क्योंकि हम उतने ही पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया है। क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है वो एरे के फॉर्म में सारे आर्ग्यूमेंट को गेट कर लेगी। तो यही खास बात है रेस्ट ऑपरेटर की कि यहाँ पे आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी डी दे रहा हूँ, उसके बाद ई, कंट्रोल सेव करके प्रोग्राम को रन करें तो हमें ऊपर यहाँ इस फंक्शन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ पैरामीटर में आ जाएगी और हम लूप के ज़रिए इन सब वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो ये है रेस्ट पैरामीटर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट हम समझेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। अभी हमने रेस्ट पैरामीटर को समझ लिया, अब हम देखेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या है। स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट पैरामीटर के मिलता जुलता है। मतलब कि अगर आपने रेस्ट पैरामीटर को समझ लिया तो स्प्रेड ऑपरेटर आपको समझना ईजी हो जाएगा। रेस्ट पैरामीटर में हम क्या करते थे कि अगर हमें फंक्शन के पैरामीटर में मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए और हमें मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करते समय हमको फंक्शन के डेफिनेशन में चेंज ना करना पड़े, उसके लिए हम रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते थे, जिससे कि हमें फंक्शन के अंदर वो जितनी भी वैल्यूज़ हमने फंक्शन कॉल करते समय मेंशन की है वो सब वैल्यूज़ एरे के फॉर्म में मिल जाती है। अब यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर में क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करते थे, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना सीखा, उसी तरीके से अगर हमें दो डिफरेंट एरे को कॉन्केटिनेट करना है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कॉन्केटिनेट करना है, या हमें ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना है, तो उसका भी एक लेयर है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को समझा कि पहले ES6 के पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते थे और ES6 के बाद कैसे ईजी हो गया। अब हम इस टॉपिक में हम समझेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कितना और ईजी हो जाता है। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के फाइल में जाके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट पेस्ट हो गया है। हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में ये पहले ये इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते थे। इस नेम को हटा दें। यहाँ पे हम नेम, एज और लोकेशन, जितनी प्रॉपर्टीज़ हमको डिस्ट्रक्चर करनी है उतनी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और उसके सामने ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट में से सेपरेट वैल्यूज़ सेपरेट वेरिएबल में सेव हो जाती है। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम रन करके मतलब नहीं है, हमको पहले ये रहना पड़ेगा। कंट्रोल सेव रन द प्रोग्राम। सॉरी नेम 1 नहीं है, नेम है। CLS रन द प्रोग्राम एंड सी एज, नेम एंड लोकेशन परफेक्टली प्रिंट हो गया है। अब हम इसको और इजी तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमको ये प्रिंट करने के लिए भी हमें 3 लाइन लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि यहाँ पे अगर 10 वेरिएबल है, 10 प्रॉपर्टीज़ को हमको डिस्ट्रक्चर करना है, तो हमें यहाँ पे 10 लाइन लिखनी पड़ेगी उसको प्रिंट करने के लिए। लेकिन उसकी जगह
अगर मैं आपको इससे भी सिंपल वे बताऊँ कि हमको ये सेपरेट वेरिएबल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख दे 3 डॉट और वैल्यूज़। अब स्प्रेड ऑपरेटर से हम इसको भी और इजी कर सकते हैं। यहाँ पे हमके आप सोचिए कि अगर यहाँ पे आपको 10 वेरिएबल 10 प्रॉपर्टीज़ को डीस्ट्रक्चर करना है, तो यहाँ पे आपको 10 वेरिएबल को मेंशन करना होगा। उसके बाद जाके ये ऑब्जेक्ट में से 10 प्रॉपर्टीज़ डीस्ट्रक्चर होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसको हटा के यहाँ पे हमें 3 डॉट के बाद वैल्यूज़ लिख देंगे। ये वैल्यूज़ मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये वेरिएबल है एक। अब इस वैल्यूज़ वेरिएबल के अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो कंट्रोल सेव, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वैल्यूज़ डॉट एज, वैल्यूज़ डॉट नेम, वैल्यूज़ डॉट लोकेशन। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम and see it's print perfectly age, name and location। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने values डॉट एज, values डॉट नेम, values डॉट लोकेशन किया है, उसकी जगह तो हम person डॉट एज, person डॉट नेम, person डॉट लोकेशन भी कर सकते थे। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या बेनिफिट हुआ? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ सिर्फ ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करने के लिए नहीं है। इसका बहुत सारे यूज़ है, इसके बहुत सारे यूज़ है। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्प्रेड ऑपरेटर कितना यूजफुल है। सो लेट्स सी। यहाँ पे अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है और उसमें एक और प्रॉपर्टी को ऐड करना है, लेकिन आपको इस ऑब्जेक्ट में वो उस प्रॉपर्टी को ऐड नहीं करना है, दूसरा एक क्लोन बना के उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी है, उसके लिए भी ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज में आएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेट पर्सन न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जिसमें कि पर्सन के जो प्रॉपर्टीज है वो तो आए ही, उसके साथ एक और प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज को गेट करना है, तो हम 3 डॉट और फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट पूरा क्लोन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कोमा करके जो भी फील्ड आपको यहाँ पे ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो डिवीजन या क्लास। तो क्लास के अंदर हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 12th। तो यहाँ पे पर्सन न्यू जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज तो आपको चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ एक क्लास की प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ ये 3 डॉट और ये ऑब्जेक्ट का नेम लिखते ही ये जो पर्सन का ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे क्लोन हो जाएगी। मतलब कि एक ही लाइन में आप इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दोगे और उसके बाद आप क्लास प्रॉपर्टी को मेंशन करोगे। अब इस पर्सन न्यू के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज तो होगी, लेकिन ये चौथी भी होगी, मतलब कि टोटल 4 प्रॉपर्टीज होगी। तो उसको चेक करते हैं, इस पर्सन न्यू को console.log में प्रिंट करवाते हैं। ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा json.stringify और उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम पर्सन न्यू। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। सी एज, नेम, लोकेशन और क्लास। अब एक बार पर्सन ऑब्जेक्ट को भी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। देखिए पर्सन ऑब्जेक्ट में हमें एज, नेम और लोकेशन ही आ रहा है, लेकिन पर्सन न्यू के अंदर एज, नेम, लोकेशन और क्लास। तो इस तरीके से हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के लिए, और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक ही लाइन में स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से एक ही लाइन में एक झटके में आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्लोन कर लिया। तो ये खास बात है स्प्रेड ऑपरेटर का। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर
एरे के अंदर कैसे यूज में आएगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। तो अब हम कोड उठाएंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग से। यहाँ पे हम इस एरे को ले लें, कॉपी, यहाँ पे रखे एरे। अब आपको एक न्यू एरे क्रिएट करना है, एरे न्यू, जिसमें कि एरे के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज तो आपको चाहिए ही, लेकिन एडिशनली आपको दूसरी वैल्यूज भी ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको मैन्युअली यहाँ पे इस वैल्यूज को कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर कॉमा करके आपको वैल्यू ऐड करनी है। ये नहीं करना है क्योंकि आपके पास अब स्प्रेड ऑपरेटर है। तो स्प्रेड ऑपरेटर से आप डायरेक्ट इस एरे वैल्यू को क्लोन कर सकते हो, 3 डॉट और उसके बाद वेरिएबल का नेम। अब उसके बाद ये इस सिंटेक्स से, ये 3 डॉट से ये एरे की सारी वैल्यूज यहाँ पे क्लोन हो गई है। अब एडिशनली आपको जो भी वैल्यूज ऐड करनी है आप कोमा सेपरेट करके ऐड कर सकते हो, 9 10। कंट्रोल सेव। और अब अगर इसको प्रिंट करें एरे न्यू को, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 1 to 6 वैल्यूज तो डायरेक्ट ये 3 डॉट एरे करके ही आ गई। तो इस तरीके से हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और एरे को क्लोन करने के लिए या उसको कॉपी करके एक्सटेंड करने के लिए। मतलब कि जो एक प्री डिफाइंड वैल्यू तो आपके पास है, लेकिन उस वैल्यू के साथ एडिशनल वैल्यूज भी ऐड करनी है और एक न्यू एरे या न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से जो वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसको डायरेक्ट उसके वेरिएबल को नेम को यहाँ पे मेंशन करके वो सारी वैल्यूज यहाँ पे फिट हो जाएगी और उसके बाद आपको एडिशनल जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये यूज है स्प्रेड ऑपरेटर का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।